जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे मैं लाया हूं। इस अध्याय को काफी गहनता से देखिएगा दोस्तों। इस अध्याय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे वो लेवल के प्रश्न होते हैं, तो इसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से देखिएगा और इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, कितने बना सकते हैं, और जो ना बने उसे कॉपी पर नोट करके बार बार पढ़िए। और इसी वीडियो में मैं एक और चैप्टर ऐड किया हूँ, वो है विविध। मुगल कालीन का विविध है, वो भी इसमें ऐड किया हूँ। इसी में यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुगल कालीन यानी मध्यकालीन भारत का तकरीबन 40 वीडियो में ऐड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले उसे। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें जाकर के उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला से संबंधित जो भी प्रश्न है इसे आज हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला युद्ध और दृश्य पर था, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है। ऑप्शन बी में पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। ऑप्शन सी में दरबारी चित्रण था। ऑप्शन डी में उपरोक्त में से सभी था। तो मुगल चित्रकला ये सभी हुआ करती थी, युद्ध दृश्य भी, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी, और दरबारी चित्रण भी, और उपरोक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ये सभी चित्रों का चित्रण किया जाता था मुगल चित्रकला में। तो मुगल चित्रकला में चित्रों का अंकित किया जाता था, सभी चित्रों का अंकित किया था। उस्ताद मंसूर जो थे पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते थे, काफी प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, ये हमसे प्रश्न हुआ है। ऑप्शन ए में अकबर ने, ऑप्शन बी में हुमायूं ने, ऑप्शन सी में जहांगीर ने, ऑप्शन डी में शाहजहां ने। तो मुगल चित्रकला के शैली का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। हुमायूं ने ही मुगल चित्रकला की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हुमायूं ने ही मुगल चित्रकला की नींव डाली थी, परंतु मुगल चित्रकला की विकास या उन्नति जहांगीर के शासनकाल में अधिक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था किसके शासनकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी हुमायूं के शासनकाल में मुगल शैली की शुरुआत हुई थी या नींव डाली गई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। 3 में कहा जा रहा है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है किस पर? ऑप्शन ए में पहाड़ी चित्रकला पर, ऑप्शन बी में राजस्थानी, ऑप्शन डी में कांगड़ा चित्रकला पर, ऑप्शन सी में कांगड़ा चित्रकला पर, ऑप्शन डी में काली घाट चित्रकला पर। तो मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, लेकिन 4 में से किस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी काली घाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है। मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है किस पर? काली घाट चित्रकला पर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। शेष तीनों पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा है, लेकिन काली घाट चित्रकला पर नहीं पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दस्तान ए अमीर हमजा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में अब्दुल समद,
ऑप्शन बी में मंसूर, सी में मीर सैयद अली, डी में अब्बुल हसन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। अब्दुल समद ने सर्वप्रथम अब्दुल समद ने किया था। यह हुमायूं के काल का चित्रण होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन हुमायूं के काल से स्टार्ट हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। इस इसका चित्रांकन अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। और इस चित्र का दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन करने में बदायूं, इतिहासकार बदायूं और शाहनवाज खां के द्वारा बताया गया है कि इसका चित्रांकन करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन करने में लगभग कितने वर्ष? 15 वर्ष लगे थे। किसने बताया है? बदायूं और शाहनवाज खान ने बताए थे। और शुरुआत हुई थी हुमायूं के शासनकाल से और समाप्त हुआ था अकबर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। दसवंत और बशावंत प्रसिद्ध चित्रांकन मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। दसवंत और बशावंत थे जो किस मुगल सम्राट के राज दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन ए में है अकबर के, बी में जहांगीर के, सी में शाहजहां का और डी में औरंगजेब का। और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अकबर, दसवंत और बशावंत एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट के समय सही उत्तर चुने। जहांगीर के समय में कौन सा चित्रकार थे, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखिए, अब्दुल समद जो थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, अब्दुल समद और मीर सैयद अली जो थे, ये दोनों हुमायूं के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में। ये दोनों थे हुमायूं के शासनकाल में, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। बाकी दो बचा, अब्बुल हसन और अक्का रिजा। तो अब्बुल हसन और अक्का रिजा थे जो जहांगीर के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब्बुल हसन और अक्का रिजा जहांगीर के शासनकाल में थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। जहांगीर के शासनकाल में कुछ और चित्रकार थे, जैसे अब्बुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, मुगल चित्रकला ने किसका शासनकाल से उन्नति की है? मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल से उन्नति की है? देखिए, मुगल चित्रकला का प्रारंभ या नींव किसके शासनकाल में डाला गया था? हुमायूं के शासनकाल में डाला गया था मुगल चित्रकला का नींव। परंतु इस उन्नति या इसका विकास किसके शासनकाल में सबसे अधिक हुई है? 4 ऑप्शन है। औरंगजेब के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास सबसे अधिक हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला का, स्थापत्य कला का, सी में मूर्ति कला का, डी में संगीत कला का। तो जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला का क्या किया था? संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, चित्रकला का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शित करती है?
कौन सी शैली का प्रदर्शित करती है? शिल्प कला का, बी में चित्रकला का, सी में नृत्य का, डी में संगीत का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ये चारों है जो चित्रकला का दर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसमें से वर्तमान पहाड़ी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल वर्तमान हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। पहाड़ी स्कूल चित्रकला, पहाड़ी स्कूल चित्रकला कहाँ कहाँ आते हैं? उत्तर पहाड़ी स्कूल चित्रकला अभी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में तथा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला के लिए, बी में है चित्रकला के लिए, सी में है युद्ध शैली के लिए, डी में मूर्ति कला के लिए, ई में इनमें से कोई नहीं। तो किशनगढ़ शैली राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है किशनगढ़ शैली और यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है, श्रृंगारिक चित्रों के लिए, और राजस्थान में यह स्थित है किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर बी सही है, चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब दक्ष थी? कौन से संगीत बजाने में औरंगजेब दक्ष थे? सितार, पखवाज, बीना, ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो औरंगजेब तो जो थे संगीत को सबसे पहला क्या किए थे? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत को विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिए थे, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें लिखी गई। और औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद भी स्वयं बीना बजाने में कुशल बीना वादक था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, कौन सी वाद्य बजाने में? तो बीना बजाने में संगीत की दक्षता प्राप्त थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है। तो प्रातः काल में गाए जाने वाला राग तोड़ी है, दरबारी है, भोपाली है या भीम पलासी है? तो ऑप्शन नंबर ए तोड़ी है, जो प्रातःकालीन गाए जाने वाला राग है। कौन? तोड़ी प्रातःकालीन गाए जाने वाला राग है। ये राज दरबार में भाटों एवं चरणों द्वारा गाया जाता था। भाटों एवं चारणों द्वारा प्रातः काल में गाए जाने वाला राग तोड़ी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है 13 में है तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? कहा जा रहा है तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए में 5, बी में 4, सी में 3 दिया हुआ और डी में 2। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 5 संगीत केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। कितने? 5। और ये ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद, जो स्वामी हरिदास थे जो ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की है। और इनकी जो शिष्य थे वो तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल नामक उल्लेखनीय शिष्य थे इनका। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और स्वामी हरिदास गायन और वादन दोनों कलाओं में निपुण थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है, प्रश्न 14 में देखिए क्या है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन कौन सम्मिलित थे ये हमसे पूछा जा रहा है। 1 में है तानसेन, 2 में हरिदास, 3 में सूरदास और 4 में बिलास खां। तो अकबर के शासनकाल में तानसेन और हरिदास ये दोनों अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, बाकी
अकबर के शासनकाल में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, वो हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो तानसेन का मकबरा आगरा में है, ग्वालियर में है, झांसी में है या जयपुर में है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। तानसेन का मूल नाम रामतन्नु पांडे है। क्या है, रामतन्नु पांडे है। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। रामचंद्र के दरबार में थे तानसेन, और अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। क्या, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, और तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। तानसेन का मूल नाम था, अभी जस्ट हमने बताया तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम रामतन्नु पांडे था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? वो कौन मुगल शासक थे जो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं, जहांगीर, ऑप्शन सी में अकबर, ऑप्शन डी में शाहजहां। तो ऑप्शन सी, अकबर ने नगाड़ा बजाने में की जो शिक्षा ली थी वो लाला कलावंत से ली थी, और अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था यानी निपुण था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न, अब इसके साथ ही मुगल चित्रकला एवं संगीत एवं चित्रकला से संबंधित जो प्रश्न से वो समाप्त हो गए हैं। अब यदि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे हो, कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो इसे लाइक करें दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी वीडियो में मुगल काल के जो विविध दिया हुआ है उससे जो संबंधित प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसे भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है विविध में, और इसे आप बना सकते हैं क्योंकि विविध पूरे चैप्टर का सार होता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसे देखें और आप लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसे चेक करें कि हम कितना बना सकते हैं, और जो ना बने उसे बार बार देखें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखते हैं विविध में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, तो ये बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था। अकबर के समय में सर थॉमस रो आया था, ये गलत है। अकबर के समय में सर थॉमस रो नहीं आया था, ये गलत है। बाकी जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, एक सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर्स आया था और औरंगजेब के समय में मनुची आया था। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया था, न कि अकबर के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? कौन वह विदेशी यात्री था कि भारत में जो हीरे मिले हैं उसकी खदानों की चर्चा की है? ऑप्शन ए में फ्रांसवा वर्नियर, ऑप्शन बी में ज्यां बैप्टिस्टन ट्रेवेनियर, ऑप्शन सी में ज्यां द थेवेनो, या ऑप्शन डी में एवे बार्थेलेमी कारे। तो ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल में ज्यां बैप्टिस्टन ट्रेवेनियर ने भारत में हीरो और हीरे के खदानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? यह किसका कहना है? ऑप्शन ए में है मनुची का, ऑप्शन बी में ट्रेवेनियर का, ऑप्शन सी में विलियम फिंच का, ऑप्शन डी में अब्दुल हामिद लाहौरी का, और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या वो से अधिक का।
तो यह कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 संयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों की 40 साल तक कार्य किया था। यह कथन विलियम फिंच का है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। किसका है? विलियम फिंच का। विलियम फिंच ने यह कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में मैचिंग है दोस्तों, इसे मैच करेंगे हम लोग। देखिए एक यात्री है और दूसरी तरफ उनका आने का कार्य है, काल है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं। हॉकिंस, हॉकिंस कब आया था? आप लोगों को पता होगा। हॉकिंस चला था, विलियम हॉकिंस था जो चला था अकबर के शासनकाल में आने के लिए, परंतु अकबर का 1605 में मृत्यु हो जाने पर वह भारत पहुंचा था 1608 ईस्वी में। तो 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गया था। तो अकबर जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस पहुंचा था। तो हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था और 11 तक रहा था। ठीक है। उसके बाद टॉमस रो अंग्रेजी यात्री होते हैं जो भारत आने का काल 1615 ईस्वी में हॉकिंस टॉमस रो का है। 1615-1619 में भारत में रहते हैं टॉमस रो और जहांगीर के समय में ही होते हैं। तो ये हो गया। तो यदि हम ऑप्शन में मिलाएं, 1 का 2, 2 का 1, दोनों में है, बी और डी दोनों में है। तो फिर और आगे देखेंगे हम लोग। मनुची के बारे में जानते हैं कि मनुची किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के समय में था मनुची। तो औरंगजेब का समय 1653 से लेके 1708 ईस्वी तक था। तो ये औरंगजेब के समय मनुची था। और बाकी बाकी बचा रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर 3 रॉल्फ फिंच का होगा, डी का 3। तो हम इस प्रकार ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 1 4 3। फिर से मैं बता दूं, हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में, टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी में, मनुची 1653 से 1708 ईस्वी में और रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 के बीच रॉल्फ फिंच था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, चुने। तो इसका सही कालानुक्रम चुनने के लिए कहा गया है। तो देखिए, यदि हम इसमें हम यदि देखें जहांगीर का शासनकाल कब था? 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, 1605 से 1627-28 मान के चले जहांगीर के शासनकाल का था। ठीक है। और मोहम्मद शाह का शासनकाल कब था? तो 1700 मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से लेकर के कब तक रहे थे? 1748 तक रहे थे मोहम्मद शाह। ये उत्तर भारत के मोहम्मद शाह थे जो उत्तर मुगल काल के थे। ठीक है। तो मोहम्मद शाह का 1719 से 1748 तक। अब यदि हम बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल देखें तो 1837 से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय का 37 से लेकर के 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर भी कहा जाता है, और अहमद शाह अब्दाली, यह अफगान शासक थे और इनका शासनकाल था 1761 में। 1761 में भारत पर चढ़ाई के लिए आया था अहमद शाह अब्दाली। कब आया था भारत? 1761 में। ठीक है। तो यदि हम इसको देखें, मैच करें कौन कब आया, तो सबसे पहले हम जहांगीर को रखेंगे। सबसे पहले किसे? जहांगीर को। तो ऑप्शन सी में जहांगीर ए है, सी है, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। 3 नंबर में जहांगीर होगा, उसके बाद मोहम्मद शाह होगा, उसके बाद आपको अहमद शाह अब्दाली होंगे, उसके बाद बहादुर शाह होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर ढूंढे। देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक में है अहमद शाह अब्दाली 1761 में। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आप जानते हैं। चंगेज खां जो आया था किसके समय में आया था? चंगेज खां था जो इल्तुतमिश जो थे, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था उस समय चंगेज खां आया था। चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में आया था। कब? तो 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। उस समय चंगेज खां आया था 36 तक। तो उस समय का काल चंगेज खां का हो गया। नादिर शाह 1739 में आया था, नादिर शाह 1739 में, और तैमूर 1398 में। तो सबसे पहले क्या होगा? चंगेज खां होगा। सबसे पहले चंगेज खां पहले 2 होगा। ठीक है। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद तैमूर होगा, 4 होगा। उसके बाद नादिर शाह होगा, 3 होगा। उसके बाद 1 होगा। तो हम लोग चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले कौन है? चंगेज खां 2,
4 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, दो, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 2 4 3 1। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। देखें, हम लोग 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसके बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं। चारों ऑप्शन में देख लूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है, पहला कथन है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। बिल्कुल सही है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा था। ठीक है, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ये तो बिल्कुल गलत है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना बाबर ने नहीं की थी। और शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, ये भी गलत है दोस्तों। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, उत्तराधिकार का युद्ध उसके पुत्रों ने लड़ा था। उसके पुत्र शाह सुजा, दारा सिको और औरंगजेब, ये लोग जो थे उत्तराधिकार का युद्ध लड़े थे। और जहांगीर सौंदर्य प्राकृतिक का प्रेमी था। बिल्कुल सही है, जहांगीर सौंदर्य प्राकृतिक का प्रेमी था। तो 1 सही है और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमिलित कीजिए। तो ये 4 को है, देख लीजिए, मिलाइए इसको। कुछ घटना दिए हुए हैं और इसे सुमिलित करना है, कौन सही है कौन गलत है। तो हम लोग देखेंगे, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर में कत्लेआम कब किया गया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर कत्लेआम किया था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने दिल्ली पर कत्लेआम मचाया था 1739 ईस्वी में। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये हो जाएगा। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी, वो 1556 में हुई थी। हेमू और किसके? अकबर के बीच। हेमू और अकबर के 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। तो तीनों पानीपत का लड़ाई आपको एक साथ मिल गया, तो बहुत अच्छा हो गया प्रश्न दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। 1 का क्या है? 1 का 4 है, 2 का 2 है, बी का 2 है, 3 का 1 है और 4 का 3 है। तो 4 2 1 3 हम लोग देखते हैं आगे। 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, हेमचंद्र जो विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र जो विक्रमादित्य थे भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पुनर्मल, मालदेव, राणा संगा या हेमू? तो ऑप्शन नंबर डी, हेमू के नाम से जाने जाते हैं हेमचंद्र। क्या किस नाम से जाने जाते हैं? हेमो के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है, भारतीय गौरव का यश, गौरव या यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमो के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हेमो के लिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में फिर मैचिंग करना है दोस्तों, काफी अच्छा है, हम लोग मैच करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक ही फ्रेम में आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए देख लेते हैं, हम लोग मैचिंग करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध। अभी हम लोग ने जस्ट देखा है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें गौरी की जीत हुई थी, तो 1192 में हुआ था। ठीक है, अकबर का मृत्यु 1605 में हुआ था दोस्तों। अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में, और औरंगजेब की मृत्यु 1607 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार 1 का 3, बी का 2, 1 का 3 और बी का 2, बी का 1, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और अकबर की मृत्यु 1605 में, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी मैचिंग है दोस्तों, इसे भी हम लोग देखेंगे। काफी अच्छा प्रश्न होते हैं मैचिंग, और इससे काफी प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग मैच करना चाहेंगे। एक तरफ है हल्दी घाटी का युद्ध,
हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच। एक का दो, दो में है, ठीक है। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, जैसा आप जानते हैं बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1740 में 1540 में, 1740 नहीं 1540 में हुआ था। तो हम इसे भी मैच कर लेंगे, बिलग्राम का युद्ध। फिर हम खुसरो का विद्रोह देखेंगे। तो खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय में हुआ था और खानवा का युद्ध बाबर के समय में हुआ था। तो 2, 3, 4 और लास्ट में 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 1, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के और उसके पुत्रों के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। ये भी मैचिंग है, इसे भी हम लोग मैच करेंगे। तो चलिए इसे भी मैच करने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छा है दोस्तों, मैचिंग जितना रहेगा उतना प्रश्न आपको कवर होगा। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। 1556 में क्या था? तो 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1600 में क्या था? तो 1600 में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किए जाना था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। और 1739 यदि देखें तो नादिर शाह की दिल्ली पर कब्जा किया गया था। और 1680 में अकबर का शिवाजी का 1680 में क्या था? 1680 में शिवाजी का सॉरी, इसमें गलत बता दिया है दोस्तों। देखिए 1556 में हल्दी घाटी का युद्ध नहीं होता। 1556 में तो अकबर का राजरोहन हुआ था। 1556 में अकबर का राजरोहन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर का राजरोहन है जो 1556 में हुआ था। और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था और अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था नादिर शाह 1739 में। और 1680 में शिवाजी की देहांत हुई थी। तो इस प्रकार ए का 5 और बी का 4, ए का 5 बी का 4, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में भी मैचिंग है, इसे भी मैचिंग करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसमें भी। पानीपत का तृतीय युद्ध, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1162 में। तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था। और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। तो इस प्रकार यदि हम ऑप्शन देखें तो ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है? मुगलों और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ था कौन सा सही है? चौसा का युद्ध 1538 में, जबकि ये गलत है, मुगल और मराठा के बीच नहीं हुआ था, ठीक है। कन्नौज का युद्ध 1539 में, ये भी गलत है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ये सही है, परंतु मुगल और मराठा के बीच नहीं हुआ था। और उसके बाद मुगल और मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष था, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, ये सही है और यही सही है, बाकी सब गलत है। यदि हम देखें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद 1539 ईस्वी में हुमायूं और शाहजहां के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में, न कि 1538 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, न कि 1538 में। चौसा का युद्ध भी गलत दिया हुआ है। और कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, तो ये भी गलत है और ये सही है। और
खाजवा का युद्ध है जो 1659 ईस्वी में हुआ था। खाजवा का युद्ध साहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। मराठा सिंहासन के लिए साहू और खाजवा का युद्ध हुआ था जो 1659 में हुआ था। कब? 1659 में। खाजवा का युद्ध कब हुआ था? 1659 में हुआ था। उसमें बहादुर शाह, मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य हुआ था खाजवा का युद्ध। मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य खाजवा का युद्ध हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य हुआ था खाजवा का युद्ध। ठीक है। और यदि खेड़ा का युद्ध को देखें, खेड़ा का युद्ध 1699 में नहीं, 1707 ईस्वी में हुआ था खेड़ा का युद्ध। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो जो साहू जो थे औरंगजेब के चंगुल से छूटकर भाग जाते हैं और ताराबाई से युद्ध करके अपना साम्राज्य को स्थापित करते हैं। तो 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए साहू और ताराबाई के बीच हुआ था 1707 में। तो ये सब सुमेलित होगा। ये तो सही है, बाकी सब गलत था दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध बिल्कुल सही सुमेलित है। हुमायूं चौसा का युद्ध ये भी सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध ये भी सही है। जहांगीर वल्ख का युद्ध ये गलत है। जहांगीर ने वल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। वल्ख का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था 1646 ईस्वी में। 1646 ईस्वी में वल्ख का युद्ध शाहजहां के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1646 में शाहजहां के समय में हुआ था वल्ख का युद्ध, ना कि जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है अल्लाह अली या अत्ता अली खान किसका नाम था? अत्ता अली खान किसका नाम था? अब्बुल फजल का, अब्बुल फैजी का, टोडरमल का, आदम खां का, या इनमें से कोई नहीं? तो अत्ता अली खान इनमें से किसी का नाम नहीं था। अत्ता अली खान, ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। इनमें से किसी का नाम अत्ता अली खान नहीं था। जो तानसेन थे, तानसेन का बचपन का नाम रामतन्नु पांडे था और इनका जब धर्मांतर कर दिया गया, इस्लाम धर्म में जब वो आ गए तो उनका नाम अत्ता अली खान रखा गया था। तानसेन का बचपन का नाम रामतन्नु पांडे था। जब इन्होंने इस्लाम धर्म में इनका धर्मांतरण कर दिया गया तो उनका नाम अत्ता अली खान रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही आंसर होगा। रामतन्नु पांडे का या तानसेन का नाम था अत्ता अली खान। ऑप्शन नंबर ई सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में सूची को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए हम लोग चुनते हैं। इक्ता प्रथा किसने चलाया था? तो दिल्ली सल्तनत के काल में इक्ता प्रथा चलाया गया था। इल्तुतमिश जब उसका राजरोहन हुआ था तो इक्ता प्रथा चलाए थे। ठीक है। जागीरदार मुगल काल में प्रचलित था। जागीर या जागीरदार किसके? मुगल काल में प्रचलित था जागीर या जागीरदार। अमरम था जो आपको अमरम जो था किसके शासनकाल में था? तो अमरम विजयनगर के शासनकाल में। विजयनगर के शासनकाल में आमरम हुआ करता था। विजयनगर के शासनकाल में एक भूखंड दिए जाते थे अपने सेनाओं को, वेतन के बदले में सेना नायकों को भूखंड दिया जाता था और उस भूखंड को ही आमरम कहा जाता था। और मराठा शासन के में क्या हो गया? मोकाशा मराठों के शासनकाल में चलता था। तो इस प्रकार यदि हम मैच करें तो ए का 2, बी का 3 दोनों में है, सी का 1 नहीं, सी का 4 जिसमें वो आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अमरम यदि हम इक्ता प्रथा दिल्ली सुल्तान के समय में हुआ था, जागीर मुगलों के समय में हुआ था, अमरम विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ था, मोकाशा मराठों के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है मुगल काल में निम्नलिखित बादशाहों में से किसको बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? कौन सा बंदरगाह को या पतन को बाबुल का मक्का कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कालीकट को, बी में मरुच को, सी में कैम्बे को और डी में सूरत को। तो ऑप्शन नंबर डी सूरत को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगल काल में गुजरात स्थित जो सूरत बंदरगाह है उससे हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसीलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है। किसके लिए? क्योंकि वहां से हज यात्री मक्का के लिए रवाना होते थे, इस कारण से ऐसा नाम इसका रखा गया है
सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का या मक्का द्वार। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था, किससे लिया था? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। पारसियों से मुगलों ने पारसियों से नवरोज त्योहार लिया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की है वह मदरसा कहाँ स्थित था? जो मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की है उस मदरसा का स्थान कहाँ था, वो कहाँ स्थित था? तो देखिए वो मदरसा लखनऊ में था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा किसने स्थापित किया था? शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस यानी परंपराओं का तथा तफसीर यानी टीकाओं का और लखनऊ में फिरंगी महल में फिक्की यानी न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, सही उत्तर को चुनें। तो सबसे पहले देखिए अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई, इन लोगों को चुनना है। और देखिए तो पद्मिनी जो थे या पद्मावत राणा रतन सिंह की पत्नी थी, पद्मावत। ठीक है, और जबकि दुर्गावती गोंडवाना की हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। ठीक है, और ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। ताराबाई ठीक है, और अहिल्याबाई मराठा के होलकर वंश की शासिका थी। अहिल्याबाई और होलकर कहाँ थे? इंदौर में काबिज थे। यदि इसको मैच करें तो सबसे पहले पद्मिनी आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? पद्मिनी या पद्मावत, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्या। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की। और 23 में वे कौन सुमेलित है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है खुलदाबाद में? नहीं, बिल्कुल गलत है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, ना कि खुलदाबाद में। ठीक है, तो ये गलत है, हमसे मैचिंग कह रहा है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है फतेहपुर सीकरी में एतमादुद्दौला का मकबरा है। बिल्कुल गलत है, एतमादुद्दौला का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये भी गलत है। फतेहपुर सीकरी में एतमादुद्दौला का मकबरा नहीं है, आगरा में है। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा है, तो ये इसका मैच यहाँ होगा, तो ये गलत है। आगरा में औरंगजेब का मकबरा है, बिल्कुल गलत है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, खुलदाबाद औरंगाबाद में है। तो इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा। और दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है कि दो कथन दिए हुए हैं सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो ये कथन गलत है। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है और खानकाह जो बनाए गए हैं उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किए गए हैं। बुलंद दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है, लेकिन सफेद संगमरमर का उपयोग नहीं किया गया है। जबकि इसका निर्माण सम्राट ने गुजरात के विजय पर 1601 ईस्वी में किया था। और खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया। सलीम चिश्ती के जो खानकाह था उसका सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। 2 में लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा, ये सही है, लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। और रूमी दरवाजे में निर्माण में लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार कौन गलत सही है? तो ना तो एक सही है ना ही दो सही, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है 25 में, प्रश्न नंबर 15 नहीं 25 में कहा जा रहा है 25 इसमें है निम्नलिखित कथनों पर मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है मुगल काल के इमारत एवं स्थान से? शेर शाह का मकबरा सासाराम में, बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा बुरहानपुर में, ये गलत है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, ये ठीक है। कौन सही नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा बुरहानपुर में, ये सही नहीं है। जहांगीर का मकबरा सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा मैच है, इसे भी हम लोग मिलान करेंगे।
26 को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो बाबर बाबर था जो जामा मस्जिद संभाला था, संभलपुर में बाबर का जामा मस्जिद बैठाया था। हुमायूं दीन पनाह दीन पनाह स्थापित करने वाला कौन था? हुमायूं था। अकबर जहांगीरी महल को स्थापित किया था अकबर ने, और जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था जहांगीर के समय में नूरजहां ने। तो 1 2 3 4 मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा जा रहा है, दिल्ली में पुराना किला के सामने जो खैरुल मंजिल है नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पुराना किला के सामने जो खैरुल मंजिल मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी में सलीमा सुल्तान, ऑप्शन डी में जाजा अंगा, या ऑप्शन सी में जाजा अंगा, ऑप्शन डी में महाम अंगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में मैचिंग करना है, सुमिलित करना है, तो हम लोग देखते हैं। पहला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने, और मोती मस्जिद औरंगजेब ने। तो इस प्रकार 2 1 4 3 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जबकि प्रोग्राम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, और पूर्ण करवाए थे इल्तुतमिश। गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाए थे, और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाए थे, और मोती मस्जिद जो दिल्ली का मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कालानुक्रम सजाना है, तो हम लोग देखते हैं, कालानुक्रम सजाने की कोशिश करते हैं। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। यदि हम इन सभी युद्धों को देखें तो इसको हमें सजाना है। तो इसमें हम यदि देखें तो हम खानवा का युद्ध को पहले देखते हैं। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में हो गया, बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध, सॉरी, ये खानवा के युद्ध के बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है। फिर से देखें, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। ये खानवा के युद्ध के बारे में ये है। घाघरा का युद्ध, जो घाघरा का युद्ध था 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब? 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, और ये बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, बाबर और महमूद लोदी के बीच। और बाबर का यह अंतिम युद्ध था जिसमें बाबर विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में। चौसा का युद्ध यदि हम देखें इसमें, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह विजय हुआ था, शेर शाह सूरी विजय हुआ था। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। तो और इसमें औरंगजेब और उसका भाई मुराद के संयुक्त सेना के बीच एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह को पराजित हुआ था 1658 में सामूगढ़ का युद्ध। तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले होगा खानवा का युद्ध, तो उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 30 प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है, फिर से मैचिंग आया, तो हम लोग फिर मिलान करेंगे। एक निर्माता है और एक स्मारक है, तो हम लोग मैचिंग करेंगे। निर्माता और स्मारक को मैच करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बुलंद दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाजा दिल्ली का। जो अलाई दरवाजा है उसको बनाने वाला काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, तो अकबर ने बनाया था। मोती मस्जिद आगरा में, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने, और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 2 3 4 मेरा सही है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, मुगल काल में मौलिम था। क्या था मौलिम? मुगल काल में मौलिम क्या था? तो मुगल काल में मौलिम एक यंत्र था। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। एक जहाज पर उपयोग किए जाने वाला यंत्र था मौलिम, जो जहाज यात्री को उत्तर पूर्व या सूर्य की दिशा, चंद्रमा की दिशा बताने में सहायता करता था। तो वह एक यंत्र था
जहाज पर उपयोग की जाने वाली, तो इस प्रकार आंसर हम 1D कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक एक जहाज कह रहा है। नहीं, एक जहाज पर उपयोग की जाने वाली यंत्र था जो दिशा सूचक को निर्देश किया करता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और लास्ट प्रश्न भी होगा इस वीडियो का। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी होगा विविध का। यदि आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न में कहा जा रहा है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे कौन हुआ करते थे मध्यकालीन इतिहास में? तो बंजारे एक व्यापारी हुआ करते थे। व्यापारियों को बंजारे कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। वो व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें बंजारा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।